प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पिछले दिन मंत्र नामक पाठ का अध्ययन किया था। मंत्र नामक पाठ के कुछ अंश का अध्ययन किया था, जिसमें लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि उस बूढ़े भगत ने किस्मत अपनी ठोक ली जब वो डॉक्टर चड्ढा के पास से निराश हो गया। उसके आगे की ओर आज इस वीडियो में हम लोग चलते हैं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। उसका जो बच्चा था, भगत का जो बच्चा था, अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, और उस बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी, और बूढ़े जो दंपति थे, उनकी ममता उनके हृदय से निकल कर के बहुत ही दुखी भाव में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। 50 वर्ष की अवस्था में उनकी जो चुस्ती और फुर्ती बनी थी, वह युवकों को भी लज्जित करती थी। बहुत ही स्वस्थ सुडौल शरीर से थे वो। नियमित व्यायाम किया करते थे। उनके हर एक काम का नियत समय था। इस नियम से वह जौ भर भी पीछे न टलते थे। हर काम करने का उनकी नियत समय था, और उस निश्चित समय से जरा सा भी इधर उधर नहीं होते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्वास्थ्य पर तब ध्यान देते हैं जब उनको नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ा करता था। जो उनकी सीमित संतान थी, उसमें से जो लड़की थी उसका विवाह कर चुके थे, और जो लड़का था वह कॉलेज में पढ़ा करता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसी की 20वीं साल गिरह थी। आज उसी की 20वीं साल गिरह थी। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। उस फंक्शन में शहर के जो रईस थे, जो आला अधिकारीगण थे, एक तरफ, और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठ कर के भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। विनोद के जो सामान हैं, वाद्य यंत्र, उसके सामान भी जमा हो चुके थे। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। जो प्रहसन खेलना जाना था, उसका मुख्य एक्टर कैलाश ही था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने
नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी का मतलब होता है युवती, ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे पास सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। इस तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांप विषय पर, उनके क्रियाकलाप पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान उसने विद्यालय में दिया था। सांपों को नचा कर दिखाया भी था। सांपों को नचा करके उसने दिखाया भी था। प्राणीशास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर के दंग रह गए। प्राणीशास्त्र के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते, प्राणीशास्त्र अर्थात जीव विज्ञान के विद्वान लोग भी यह व्याख्यान सुनकर के दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। ये जो विद्या थी उसने एक बूढ़े सपेरे से जानी थी, सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे मर्ज था। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने के लिए उसे आदत थी, मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। जब भी उसे पता चल जाता था कि किसी व्यक्ति के पास अच्छी जड़ी बूटी है, तो उसे चैन नहीं आता था जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी सांप के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज ने मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उससे रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। मृणालिनी को कैलाश की झेपी हुई सूरत कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है।
ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसे मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे में ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते थे। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाए, लहर भी न आएगी। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। तो इस तरह से कैलाश को उनके मित्रों ने तरह तरह से जो है चढ़ाया और कैलाश उन सांपों को दिखाना चाहा, उनके दांतों को दिखाना चाहा। आइए विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन की वीडियो में इसका शेष अंश आपको पहुंचेगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।